तासुर तो यही मिला कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को निकाला गया। लेकिन अब खुद के हुकूमत के नंबर्स हैं जो कि कौमी असम्बली में पेश किए गए, और उन नंबर्स को अगर देखा जाए, उन रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को जो डिपोर्ट किया गया वो सऊदी अरब से किया गया। सऊदी अरब से भी किया गया है, यूएई से भी किया गया है, कुवैत से किया गया है, ओमान से किया गया है, कतर से किया गया है। कौमी असम्बली में कितने नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं, इन ममालिक से कितने पाकिस्तानियों को मार्च से लेकर जुलाई तक जो है वो डिपोर्ट किया गया है, वजूहात क्या है, और जो वजूहात पेश की जा रही हैं क्या उसे आम जहन एक्सेप्ट करता है, एक पाकिस्तानी एक्सेप्ट करता है, राइटर्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट करता है। ये तमाम तर वो चीज़ें जो हमने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा तुर्की मुसलसल इजराइल के इंतबाह के बावजूद सीरिया को अस्करी सामान पहुंचा रहा है, और इसी असना में तुर्की के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स है जो कि आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने रखनी है। तो आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं वो नंबर्स और वो तफसीलात आपके सामने पढ़कर रख देता हूं कि क्या नंबर्स जो हैं वो कौमी असम्बली में पेश किए गए हैं, कि कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है अरब और खलीजी ममालिक से, क्या तफसीलात इसकी हैं। इसमें बताया जा रहा है कि खलीजी ममालिक से तकरीबन 21,951 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है इस साल, यानी कि 2026 में 1 मार्च से लेकर 13 जुलाई 2026 के दरमियान खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर 21,951 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ये मालूमात वजारत इंसदाद मुनशियात ने 20 अगस्त को कौमी असम्बली के वक्फे सवालात के दौरान एक तहरीरी जवाब में फराहम की है। डिपोर्टेशन की वजूहात में वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद क़याम, भीख मांगना, गैर कानूनी दाखिला, मुनशियात से मुतल्लिक जराइम, पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होना, जाली दस्तावेज़ात और सिक्योरिटी वजूहात शामिल की गई हैं। तफसीली तकसीम कुछ यूँ बताई गई है कि 4,628 मफरूर अफराद थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया, 1294 जेल काटने के बाद वापस भेजे गए, 968 को ब्लैक लिस्ट किया गया और फिर उन्हें डिपोर्ट किया गया, और 689 वीज़ा की खिलाफ वर्जी करने वाले थे जिन्हें डिपोर्ट किया गया, 342 दाखिले से इनकार किए गए। इसके अलावा 1155 पासपोर्ट गुम होने की वजह से वापस भेजे गए, और 472 अफराद को भीख मांगने पाए जाने पर डिपोर्ट किया गया, और 6,662 अफराद को दीगर जुमरे में रखा गया है। दीगर जुमरा कौन सा है, कोई इसकी जो वजह है, तफसीलात हैं, वो नहीं बताई गई हैं। अब ये ममालिक कौन कौन से हैं, किन ममालिक से कितने पाकिस्तानी को निकाला गया, वो तफसीलात सरकार के मुताबिक क्या हैं जो कौमी असम्बली में तहरीरी तौर पर जमा करवाई गई हैं। उसमें बताया गया कि सऊदी अरब से 15,500 के करीब पाकिस्तानियों को निकाला गया। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जुलाई से मार्च से जुलाई तक के जो नंबर्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, को 2 या 3 सालों का नंबर्स नहीं बता रहा। तो ये आपने जहन में रखना है। 15,500 के करीब सऊदी अरब से निकाले गए। दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात आता है जहां से 3,803 अफराद को निकाला गया। ओमान से 1,606 यानी कि तकरीबन 1,600 आप कह लें कि इतने पाकिस्तानी को निकाला गया। बहरीन से 521 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। कतर से 429 पाकिस्तानियों को निकाला गया, और कुवैत से 97 पाकिस्तानियों को जो है वो निकाला गया। अब हुकूमती मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन मज़ीद तफसीलात इसके अंदर क्या बताई गई हैं हुकूमती मौक़िफ़ में, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर राइटर्स की खबर इसके ऊपर क्या कहती है वो चीज़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खलीजी ममालिक के मकामी क़वानीन के निफाज का नतीजा है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ईवान में वाज़ेह किया कि सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ वो अफराद शामिल हैं जिन्हें मुतल्लिका ममालिक ने बाकायदा हिरासत में लेकर पाकिस्तानी मिशन से एमरजेंसी सफरी दस्तावेज़ात बनवा कर डिपोर्ट किया है। अपनी मर्जी से वापस आने वाले इस फहरिस्त में शुमार नहीं किए जाते। उन्होंने मज़ीद बताया कि खारजा दफ्तर मुतासर अफराद के असासों और कारोबार के मामलात को तरजीह दे रहा है और गैर कानूनी तरीके से
डिपोर्टेशन रोकने के लिए मुतल्लिका ममालिक से राबते भी जारी है। यानी इसका मतलब है कि गैर कानूनी तरीके से जबरी तौर पर भी, ज़बरदस्ती भी डिपोर्ट करने के शवाहिद ऐसी चीज़ मिले हैं, तभी ऐसे जो अल्फाज हैं वो शामिल हैं कि गैर कानूनी तरीके से डिपोर्टेशन रोकने के लिए मुतल्लिका ममालिक से राबते भी जारी। इसमें दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तो वह है कि जो ममालिक के अंदर गैर कानूनी तरीके से जो लोग चले जाते हैं, उस हवाले से दीगर ममालिक से राबते में कर रहे हैं कि एक मैकेनिज्म भी बनाया जाए, और एक उस किस्म की डिपोर्टेशन है कि कोई वजह सामने ना आ रही हो और कोई मुल्क ऐसे ही बिना किसी वजह की, किसी और वजह से सही वजह वो ना बताए और किसी भी पाकिस्तानी को वो डिपोर्ट कर दे। तो ये कैटेगरी दो किस्म की बनती है। अच्छा, इसके अलावा बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या रिपोर्ट करता है? राइटर्स ने इस हवाले से रिपोर्ट किया। मैंने जैसे कि कहा कि तासुर तो यही था कि ज़्यादातर मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों को निकाला गया, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि हुकूमत ये कह रही है कि 15,000 के करीब जो नंबर्स बनते हैं, ये आप मार्च जुलाई के जो नंबर्स है ये मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर 15,000 के करीब सऊदी अरब से खाली पाकिस्तानियों को निकाला गया। अब राइटर्स ये कहती है, राइटर्स ने फ़कत उन लोगों को रिपोर्ट किया जो यूएई से निकाले गए। चकवाल के अंदर पाकिस्तान के शहर यहाँ पर आए, मुतादिद ऐसे पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे खसूसी तौर पर इंटरव्यूज़ भी किए गए, उनकी शनाख्त को छुपाया गया, दीगर पाकिस्तानियों से भी जो है वो इंटरव्यूज़ किए गए। इसके अलावा जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी तमाम तर चीज़ों को रिपोर्ट किया, और यूएई से निकाले जाने वाले पाकिस्तानियों ने खुद ये बताया कि उन्हें बिना किसी वजूहात के जो है वो निकाला गया, और वो इतना अरसा यूएई के अंदर कारोबार करते रहे, नौकरी करते रहे, और उनके जो एसेट्स वहाँ पर यूएई के बैंक्स के अंदर, मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर थे, उन्हें वहाँ तक रसाई भी नहीं दी गई। इसके ऊपर इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया था। पाकिस्तान से तवातुर के साथ इस मामले के ऊपर मौक़िफ़ लिया गया, जैसा कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा से लिया गया। तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कोई चीज़ खिलाफ कानून नहीं हो रही है, यूएई को यह हक़ हासिल है कि वो अपने मुल्क में किसको रखता है किसको नहीं रखता, तो वो कानून के मुताबिक ही लोगों को निकाल देना है। लेकिन राइटर्स जैसा मीडिया आउटलेट या न्यूज़ एजेंसी जो है वो ये रिपोर्ट कर रही थी कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जो इंटरव्यूज़ हुए उसके अंदर लोगों ने खुद बताया। फिर इसी हवाले से DGISPR से भी जब ये बात की गई तो DGISPR ने भी कहा कि यूएई और पाकिस्तान जो है ये दो भाई हैं, और दो भाइयों के दरमियान आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं, मामूली सी बात है, लेकिन जिन्हें निकाला जा रहा है ज़ाहिर है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि दफ्तर ख़ारजा की डोमेन है, वही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों निकाला गया, लेकिन यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो तमाम तर कशीदगी और टेंशन के बावजूद ऐसा लगा कि पाकिस्तान यूएई के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर ही रखना चाहता है, और सऊदी अरब और यूएई के दरमियान एक तवाज़ुन रख कर आगे चलना चाहता है। तो ये बात तो हमें वाज़ेह होगी। अब सऊदी अरब के हवाले से तो कोई लब कुशाई हमें यहाँ पर सुनने को नहीं मिली है, लेकिन अब ये खुद नंबर्स जो हैं ये जो कौमी असम्बली में पेश किए गए हैं तहरीरी तौर पर, और हुकूमत के सरकारी तरफ से नंबर्स आए हैं जो हमने तफसीलात आपके सामने रखी है। अब आपका जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, ज़ाहिर आप अपनी राय बनाने में आज़ाद हैं कि वाकई आपको लगता है कि भीख मांगने वाले जो नंबर्स हैं वो तो फ़कत 400 के करीब बनते हैं या इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं बनते हैं, लेकिन जो दीगर ज़ुमरे के अंदर नंबर हैं वो 6,000 प्लस के बताए जाते हैं। तो आपको भी वजह यही लगती है कि वहाँ पर खिलाफ कानून इन तमाम तर पाकिस्तानियों ने ऐसे इक़दाम किए होंगे जिनकी वजह से इनको निकाला गया, या फिर वजह कुछ और थी जिसकी वजह से इन्हें भेजा गया है। जो भी आपकी राय हो आपने ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल करना है। मुमकिन है क्योंकि मैं इसके ऊपर अपनी राय, अपना तज्जिया नहीं दे रहा, जो रिपोर्ट्स और नंबर्स आ रहे हैं वो रिपोर्ट कर रहा हूं, और राय मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। दूसरी खबर जो है वो मुसलसल हमारे सामने आ रही है, तुर्की और इजराइल की कशीदगी है, और शाम जो है वो मैदान जंग बना हुआ या ऐसी सूरत हाल, ये शाम जो है वो एक फ्लैश पॉइंट दोबारा से बनता हुआ नज़र आ रहा है। मामला ये हुआ है कि हाल ही में आपको बताया कि इजराइल की तरफ से जो अल-दोहर एयरबेस के ऊपर इजराइल की तरफ से हमला किया गया, और जो बचे कुचे फाइटर जेट थे सीरिया के अंदर उन्हें भी तबाह किया गया, और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। और इजराइल ने यह कहा कि हम किसी भी सीरिया के अंदर तुर्की की अफवाज को नहीं आने देंगे, और खसूसी तौर पर शाम के जो जनूबी और शुमाली इलाके हैं यहाँ पर तो हम तुर्की अफवाज की मौजूदगी को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। उसके बावजूद अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्की ने मगरबी और जनूबी शाम में तकरीबन 200 से 250 बख्तरबंद गाड़ियाँ और 20 टैंक रवाना कर दिए हैं, और ये तैनाती इजराइल के शाम में हालिया फ़ज़ाई हमलों के बाद सामने आई है। तुर्क ज़राए और गर्दिश करने वाली वीडियोस में बख्तरबंद काफ़िले शाम की तरफ हरकत करते दिखाई दे रहे हैं, और तुर्की की वज़ारत दिफ़ा इसे शामी हुकूमत के साथ फ़ौजी तामुन और शाम की अपनी फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने की कोशिश करार दे रही है। शामी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अबू अल-दोहर में मुस्तक़िल तुर्क फ़ौजी मौजूदगी की कोई मनसूबे नहीं है,
اور اس حوالے سے خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے ترک آرمی چیف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا ہے اور دونوں فریقوں نے باہمی تعلقات اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ اور ترکی اسرائیل تناؤ کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ بشار الاسد کا جب یہ حکومت تھی اور جب سیٹ اپ تھا تو اس کے اندر شام جو ہے وہ بہرحال وہاں پر کسی حد تک عدم استحکام تو تھا، اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اور اسی کی آڑ کے اندر ہم دیکھتے رہے بیک ٹو بیک اسرائیل کے جو فضائی حملے ہیں وہ ہوتے رہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل کی ایک ڈاکٹرائن ہے، اور وہ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ اس کے آس پاس کے جتنے جو ممالک ہیں ان کے اندر کسی حد تک عدم استحکام رہے، وہ اس طرح سے مستحکم نہ ہو سکیں۔ اب ترکی یہ چاہتا ہے، ترکی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شام کے اندر اس کے اثر اور رسوخ سے ایک سٹیبلٹی آ جائے، جو کیونکہ سیریا اپنا بارڈر ترکی کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے، تو ترکی اسی لیے یہ چاہتا ہے کہ سیریا کے اندر ایک سٹیبلٹی آ جائے، ترکی شام کو ہر لحاظ سے طاقتور کیا جائے، معاشی طور کے پر بھی طاقتور کیا جائے اور عسکری حوالے سے بھی طاقتور کیا جائے۔ اور ایسا اگر ہو جاتا ہے تو اسرائیل کی سرحد کے پاس بالکل ترکی کا جو اثر اور رسوخ ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور اسرائیل اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا آ سکتا ہے تو ترکی کے لیے سب سے ایک آسان ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے، اور کیا سب سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ ترکی اس آپشن کو اویل کرے گا، استعمال کرے گا؟ وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی اسرائیل اور آذربائیجان کے درمیان انرجی سیکٹر کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ موجود ہیں، اور جتنے بھی جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں وہ آذربائیجان سے ترکی سے ہو کر ہی اسرائیل میں جاتے ہیں۔ تو ایک ایگریمنٹس موجود ہے، تصویراتی لحاظ سے ترکی کا یہ کہنا ہے کہ ہم یک طرفہ طور پر اس کو معطل نہیں کر سکتے، ہماری سرزمین سے ہی اسرائیل کو تیل اور گیس جاتے ہیں یہ، لیکن ہم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر کل کلا کو یہ کشیدگی بڑھتی ہے اور اگر ترکی فقط اس حد تک ہی الاؤ نہ کرے تو اسرائیل کو اس سے کافی حد تک دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ترکی اس آپشن کو اویل کرے گا یا پھر نہیں کرے گا، یہ ایک بنیادی اور اصل سوال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے بھی اس خبر کے اوپر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ یہ دو خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔